अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिही करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो में हमने नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन को देखना है। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन क्या है? लफ्ज़ फास्फोराइलेशन अगर आप समझ जाते हैं तो नॉन साइक्लिक की भी समझ आ जाएगी। फास्फोराइलेशन का मतलब ये है कि फॉस्फेट की एडिशन हो जाना और एटीपी का बनना। एडीपी और फास्फेट, एडीपी के अंदर दो फास्फेट हैं और एक फ्री फास्फेट जब अटैच हो जाता है एक दूसरे के साथ, ये दोनों चीज़ें, तो एटीपी बनती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। ये दो तरीक़ों से बन सकती है। एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में बन सकती है और दूसरी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो आज हमने ये देखना है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में ये कैसे बनेगी। नॉन साइक्लिक का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जब स्टार्ट करेगा अपना सफ़र यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से, तो वो दोबारा वापस साइकिल में नहीं आता, इसीलिए हम इसको कहेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ़्लो। जबकि जो साइक्लिक फ़्लो हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस दोबारा साइकिल के अंदर आ जाता है और एटीपी बनती है। तो ये जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 रिकॉल करें तो आप थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि लाइट को ट्रैप करने की सलाहियत रखते हैं। तो पहला स्टेप इसका क्या है? पहले स्टेप में हमने फ़ोटो सिस्टम 2 को देखना है और फ़ोटो सिस्टम 2 के अंदर सलाहियत है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो येलो एरोज से आपको लाइट नज़र आ रही है। लाइट के अंदर फोटोन है, यानी कि एनर्जी है। जब लाइट फ़ोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट से आकर टकराती है तो फ़ोटो सिस्टम 2 के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट टू अ हायर एनर्जी लेवल, और फिर वो आगे चले जाते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर। यानी कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, लाइट की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर आप एरो नज़र आ रहा है, ये एनर्जी को शो कर रहा है। जितना जो चीज़ इस डायग्राम में ऊपर है उसकी एनर्जी ज़्यादा है और जो नीचे है उसकी एनर्जी कम है। यूँ कहने के अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर वाली साइड पे नज़र आ रहे हैं तो वो हायर एनर्जी उनके पास है, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इसमें हमने करना क्या है? अब ये चीज़ देखनी है कि इलेक्ट्रॉन फ़्लो किस तरीके से स्टार्ट होगा। जैसे बताया कि लाइट आ रही है और ये पिगमेंट से टकराएगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्राइमरी एक्सेप्टर को चला जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर दरअसल फ़ोटो सिस्टम 2 का ही हिस्सा है। इसको ऊपर इसलिए लिखा हुआ है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसके अंदर से उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। प्राइमरी एक्सेप्टर जो कि ऊपर एक छोटे से ब्लॉक में लिखा हुआ है, ये दरअसल फ़ोटो सिस्टम 2 का ही हिस्सा है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का लेवल बताने के लिए, एनर्जी की मिकदार बताने के लिए इसको थोड़ा हायर पीक पे लिखा है, ऊंचा करके लिखा है, ताकि पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास ज़्यादा एनर्जी है। जिस पिगमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके अंदर एक होल पैदा हो जाएगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? उस इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर पूरा करेगा। किस तरीके से करेगा? वाटर जब स्प्लिट होता है तो उसके अंदर से दो, ये आपको आयन नज़र आ रहे हैं 2H+, हाफ आपको H2 ऑक्सीजन मिलेगी और दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस। के वाटर टूटेगा और वाटर की वजह से, वाटर के अंदर से जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उस पिगमेंट को दे दिए जाएंगे जिसके अंदर से लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकले और वो प्राइमरी एक्सेप्टर पर के पास चले गए। क्योंकि अब इस इलेक्ट्रॉन इस पिगमेंट की जो होल है, इस पिगमेंट में जो पिगमेंट जो कि ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसके पास लॉस हो चुका है इलेक्ट्रॉन को, इसको फिर कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा? H2O। फोटोलाइसिस ये प्रोसेस कहलाता है, जिसके ज़रिए वाटर टूटेगा और वाटर टूटने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड कर देगा इस ऑक्सीडाइज्ड
पिगमेंट को। जी, ये एक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि H2O का एक मॉलिक्यूल है, एंजाइम इसके ऊपर इस्तेमाल होगा इस रिएक्शन में, और प्रोटॉन बनेंगे 2H। एक H2O के मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और फिर हमें हाफ मिलती है ऑक्सीजन। हाफ ऑक्सीजन किसी काम की भी नहीं है, और हाफ ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल से और हाफ ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल से जब आपस में मिलती है तब जाकर एक O2 का पूरा मॉलिक्यूल बनता है, जो कि यहाँ पर लिखा होगा वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि इसका इस्तेमाल इस प्रोसेस के अंदर नहीं है। इसको जो है वो बाहर भेज दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जो कि एनिमल्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फोटो सिस्टम 2, इसको फोटो सिस्टम 2 के अंदर रिप्लेसमेंट के तौर पर ऐड कर दिया जाता है, यानी कि वो जो ऑक्सीडाइज हो गया था अब उसको जो है इलेक्ट्रॉन देना ज़रूरी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन H2O प्रोवाइड कर देगा। और ये जो 2 प्रोटॉन आपको नज़र आ रहे हैं ये यूज़ फॉर NADPH, ये 2 प्रोटॉन जो हैं वो NADPH बनाने में इस्तेमाल होंगे। तो इस तरीके से ये फोटोलाइसिस का प्रोसेस होगा। जी, हमने फोटोलाइसिस देख लिया। अब हमने ये देखना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पिगमेंट से निकल चुके थे फोटो सिस्टम 2 में के अंदर, जो पिगमेंट मौजूद है निकल चुके थे, वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर दरअसल फोटो सिस्टम 2 ही का हिस्सा है। तो ये आगे से 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद आगे चले जाते हैं। हमारे पास एक प्रोटीन है प्लास्टोक्यूनिन, और प्लास्टोक्यूनिन के बाद ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को चले जाते हैं, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद ये प्लास्टोसाइनिन को चले जाते हैं। दरअसल ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को मैं रीड आउट कर देता हूँ कि ईच फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन passes from primary electron acceptor of photosystem 2 to photosystem 1। photosystem 2 से photosystem 1 की तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन का सफ़र है जो कि फोटोसिस्टम 2 से शुरू हुआ है। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 तक जाएंगे एक सीरीज़ के ज़रिए जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस सीरीज़ के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन के पास जाएंगे, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास जाएंगे, और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। यहीं पर इसी प्रोसेस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये आपका जो है फोर्थ पॉइंट है, 216 पेज है बुक का। उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन, अब मैंने कहा था जो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। तो इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ADP और फॉस्फेट को आपस के अंदर मिलाने में। जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ATP बनेगा, जो कि हमारा मकसूद है, मतलूब है, हमें ATP चाहिए। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट के अंदर यहाँ पर ATP बनेगी। इस प्रोसेस में दरअसल ये सारे पिगमेंट फोटोसिस्टम मौजूद हैं थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर। अब थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, और थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये ATP बन रही है, लाइट आ रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटो फास्फोराइलेशन, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन को हम दूसरा नाम क्या देंगे? फोटो फास्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। क्यों कहेंगे नॉन साइक्लिक? का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इस साइकिल में नहीं आएंगे। और फोटो इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में ये काम हो रहा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। ये आपका फोर्थ पॉइंट है 216 पेज पर। और ये जो ATP बनेगी इसको इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस का जो नेक्स्ट प्रोसेस है कैल्विन साइकिल के अंदर, द सेकंड मेजर स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें ये इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फोर्थ पॉइंट मुकम्मल होगा। अब 5 पॉइंट में क्या है? 5 पॉइंट में ये है कि नीचे जब इलेक्ट्रॉन आ चुका है अब इसके पास बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है। लेकिन अब फोटो सिस्टम 2 में भी वही पहला प्रोसेस होगा। यहाँ पर जैसे कि लाइट आ रही है, फोटो सिस्टम 2 के अंदर लाइट आई थी, तो उसके अंदर पिगमेंट्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया था। तो फोटो सिस्टम भी तो लाइट कैप्चर कर रहा है, इसके ऊपर भी तो फोटॉन्स आ रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। तो फिर उस लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो वो हायर एनर्जी अब उनके पास आ जाएगी, क्योंकि जो यानी कि
सन की जो लाइट आ रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इसके अंदर से जो पिगमेंट के अंदर से, फोटो सिस्टम 1 के पिगमेंट के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि लाइट एनर्जी आ रही है। लाइट एनर्जी को गेन करेंगे और वो प्राइमरी एक्सेप्टर, ऊपर लिखा हुआ है, दरअसल प्राइमरी एक्सेप्टर भी फोटो सिस्टम 1 का हिस्सा है, तो वो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखा है, ऊंचा करके लिखा है। अब यहाँ पर भी एक होल पैदा होगा, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि एक होल पैदा हो जाता है, फोटो सिस्टम 2 में भी होल पैदा हुआ, तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए थे फोटोलाइसिस के प्रोसेस में, यानी कि वाटर ने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए थे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इनके पास एनर्जी कम है, लेकिन ये होल को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो हाई एक्साइटेड हो जाएंगे, इनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो कैप्चर कर लेगा, ले लेगा। जी, 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब 6 पॉइंट हमने देखना है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1 पास द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू द सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, भेज देगा, विच ट्रांसमिट दैम फेरोडॉक्सिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अब ये एफ डी जो लिखा हुआ है ये फेरोडॉक्सिन है, ये हम 6 पॉइंट पढ़ रहे हैं 217 पेज पर एफ एस सी फर्स्ट ईयर में। तो फेरोडॉक्सिन के पास जो है ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एन एंजाइम कॉल्ड एन ए डी पी रिडक्टेज देन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एफ डी टू एन ए डी पी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एन ए डी पी रिडक्टेज जो है को क्या, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे एन ए डी पी के पास, और यहाँ पर एक एंजाइम इस्तेमाल होगा एन ए डी पी रिडक्टेज। एज जहाँ पर आ जाता है वो एंजाइम होते हैं। तो एन ए डी पी रिडक्टेज की वजह से एन ए डी पी प्लस 2 प्रोटॉन जो हैं वो आपस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल हो रहा है। तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा एन ए डी पी एच का, और साथ एक प्रोटॉन हमें वाफर मिकदार में मिल जाएगा, यानी कि फ्री फॉर्म में एक प्रोटॉन अलग से मिल जाएगा। जी, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर NADPH मिली है, और साथ में देखें फोर्थ स्टेप में हमें जो है ATP मिला। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे नेक्स्ट इस्तेमाल होंगे और इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली ये 6 पॉइंट हम देख लेते हैं। जी, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंजाइम कॉल्ड NADP रिडक्टेज देन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD टू NADP। दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन दैट स्टोर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन NADPH। देखें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो अब किस में सेव हो जाते हैं, वो NADPH में से स्टोर हो जाते हैं, यानी कि इसके साथ NADP के साथ हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन मिल रहा है H पॉजिटिव, तो NADPH का मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसके अंदर एनर्जी मौजूद है, इस एनर्जी को हम कहेंगे रिड्यूसिंग पावर। जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि NADP और हाइड्रोजन जब आपस में मिल रहे हैं, प्रोटॉन जब आपस में मिल रहे हैं NADP और प्रोटॉन H पॉजिटिव, तो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सेव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक एनर्जी बनती है और इस एनर्जी को हम कहेंगे रिड्यूसिंग पावर। क्योंकि यही NADPH जब आगे नेक्स्ट प्रोसेस में इस्तेमाल होगा तो ये टूटेगा, तो इसके अंदर से वही एनर्जी निकलेगी जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर सेव हो चुकी थी NADPH की फॉर्म में। तो अब वो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी और उसको फिर यानी कि कैल्विन साइकिल के अंदर शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। The path of electron through two photosystem during non-cyclic phosphorylation known as Z scheme from its shape। इसकी शक्ल की वजह से हम इसको Z scheme भी कहते हैं। बाज़ का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि Z scheme पर जो है ब्रीफ नोट लिखें, तो ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पर ही आपने नोट लिखना होगा जिसके अंदर 6 स्टेप्स मौजूद हैं। तो Z scheme कैसे है इसको भी विजुअलाइज़ कर लेते हैं। जी, तो ये आप फोटो सिस्टम 2 से देखें, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और फिर यहाँ से जो है फोटो सिस्टम 1 से जो है इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक जी स्कीम बनती है, जी शक्ल बनती है, तो जिसकी वजह से हमने इसको जो है जी शेप बनती है, इसको हमने कहा कि जी स्कीम है।
तो इस तरीके से हमने ये नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह साइक्लिक फास्फोराइलेशन देखेंगे।